वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं एक न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूं और ये एनिमे बाकी सभी एनिमे से काफी ज्यादा अलग है। ये कहानी ऐसे किंगडम की है जहां दो प्रिंस में से एक को बचपन से ही होनहार माना जाता है, जबकि दूसरे को निकम्मा, आलसी और किसी काम का नहीं समझा जाता। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि जिस प्रिंस को वो सब बेवकूफ समझ रहे हैं वही पर्दे के पीछे हर ट्रैप की कैलकुलेशन कर रहा है, पर वह अपनी असली इंटेलिजेंस और पावर को जानबूझकर दुनिया से छिपाए रखता है। आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसका निशाना सिर्फ जिंदा रहना है या फिर पूरे किंगडम का थ्रोन हासिल करना है? आज की कहानी में ऐसे ऐसे ट्विस्ट हैं जो आपको आखिर तक बांधे रखेंगे। तो अब चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक जाइंट मोस्टर को देखते हैं और उस मोस्टर को देखने के बाद हमारा एमसी कहता है, लीजिए तुम आ गए, तो क्या अब शुरू करें? उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद उसका बटलर उसको समझाने लगता है, प्लीज कैसल में वापस चलते हैं। जो सुनकर हमारे प्रोटैगोनिस्ट का कहना है, सेबास मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पीछे से अचानक मत आया करो। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद सेबास कहता है कि यह आदत है, पर मुझे इसके लिए माफ करना, वैसे जनरल डोमिनिक मारे गए हैं। अब ये सुनकर हमारा प्रोटैगोनिस्ट कहता है, क्या उन्हें असासिनेट नहीं किया गया था? जिस बात का जवाब देते हुए सेबास बताता है, इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे शक है कातिल को खोजने की कोशिश की जाएगी। जो सब जानने के बाद हमारा एमसी उसको बताने लगा था, ठीक है मैं अपना काम पूरा करने के बाद कैसा लौट आऊंगा। जिसके बाद उसने अपनी दूसरी पहचान को धारण कर लिया था। अभी देखने के बाद सेबास उससे सवाल करता है, आसपास कोई और नहीं है तो उस रूप को क्यों धारण करना? जिस बात का जवाब देते हुए वो उसको बताना शुरू करता है, मैं किसी को यह पता चलने नहीं दे सकता कि कोई प्रिंस एडवेंचरर होने का नाटक कर रहा है। उसकी इस बात पर सेबास बताता कि एल्ड्रेसिया एम्पायर के 7th प्रिंस आर्नोल्ड रेक्स एल्डर। अगर आप खतरों से वाकिफ हैं तो मैं आपसे ऐसे बिहेवियर को दूर रखने की सलाह देता हूँ। ये बात सुनकर आर्नोल्ड कहता कि वह मुझे बेजान प्रिंस कहते हैं क्योंकि मेरे छोटे भाई ने मुझसे मौजूदा सारा टैलेंट छीन लिया। साथ ही मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा, और वैसे भी मैं आर्नोल्ड नहीं हूँ, अभी मैं एसएस क्लास का एडवेंचरर सिल्वर हूँ। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे इस बंदे की दो पहचान है, पहला प्रिंस आर्नोल्ड और दूसरा सिल्वर जो एसएस क्लास का एडवेंचरर है। और हाँ, जब ये एसएस क्लास का एडवेंचरर फॉर्म ले लेगा तो मैं उसको सिल्वर पुकारूंगा। दूसरी तरफ जब ये प्रिंस का फॉर्म लेगा तो मैं उसको प्रिंस आर्नोल्ड या आर्नोल्ड कहूंगा, ताकि आप लोग उस करेक्टर से रिलेट कर पाए। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर सिल्वर उस बीस्ट के सामने खड़ा होने के साथ कह रहा था, क्या बात है, क्या तुम कहीं खो गए हो? अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो मोस्टर आग बबूला होने के साथ अपने हॉर्न का इस्तेमाल करते हुए सीधे उस पर अटैक करने के लिए आने लगता है। अब उसको अपनी तरफ आता देखकर सिल्वर अपनी ओवर पावर्ड स्किल का इस्तेमाल करते हुए कहता है, मुझे माफ करना पर मेरे पास खेलने का टाइम नहीं है। इसी के साथ उसने उसको तबाह बर्बाद कर दिया था। फिर यहाँ सीन कट होकर सेंट्रल वोगल कॉन्टिनेंट एड्रेसिया इंपीरियल कैपिटल विर्थ की तरफ आ जाता है और उस कैपिटल के गेट में सिल्वर पहुंचने के साथ उस मोस्टर के हॉर्न को रिसेप्शनिस्ट के सामने धर देता है। अब उस हॉर्न को देखने के बाद वहाँ के सभी लोग एकदम हैरान होते हुए कह रहे थे, ये तो किंग मिनोटोर का हॉर्न है, उसने सच में अकेले ही ये कर दिखाया। साथ ही साथ रिसेप्शनिस्ट भी उसकी तारीफें करते हुए कह रहे थे, तुमने काफी अच्छा काम किया सिल्वर, और ये रहा तुम्हारा बाउंटी, जिसके लिए वो उसका शुक्रिया अदा करता है। अब ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट उसकी पहले से भी ज्यादा तारीफें करते हुए कहने लगी, कॉन्टिनेंट के 5 एसएस क्लास एडवेंचरर्स में से किसी एक का कैपिटल की ब्रांच में होना ऑनर की बात है। दूसरी तरफ सिल्वर उसकी टेबल पर कुछ कोइन धरने के साथ कहने लगा, तुम्हारे और यहाँ के लोगों के लिए मेरे तरफ से एक तोहफा और कुछ ड्रिंक्स मेरी तरफ से। अब ये देखकर गिल्ड के सभी लोग उसकी तारीफें करने लगे थे, जबकि सिल्वर रिसेप्शनिस्ट को बताता है, अगली बार जब कोई मुश्किल क्वेस्ट आए तो मुझे रिपोर्ट कर देना। इस बात पर रिसेप्शनिस्ट पूरी तरह से एग्री थे। इसके बाद यहाँ से निकट होकर सुनसान गली की तरफ आ गया था, जहाँ पर सिल्वर अपने पुराने फॉर्म में आते के साथ कहा, और अब यह बेजान प्रिंस की सीक्रेट एक्टिविटी का समय है। फिर वो टेलीपोर्टेशन सर्कल का इस्तेमाल करते हुए कहीं चला जाता है। इसके बाद यहाँ से निकट होकर कैसल ऑफ द इंपीरियल सोर्ड की तरफ आ गया था। कैसल के अंदर की तरफ हमें नए नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। सामने की तरफ बैठा हुआ यह 8 प्रिंस लियोनार्ड रेक्स एल्डर है, जो हमारे एमसी का भाई है। सामने की तरफ सेबेस्टियन के बगल में लियोनार्ड की मेड मैरी विल्के है। तभी लियोनार्ड बताना शुरू करता है, सुना है कि वो बूढ़ा मारा गया और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो मेरी तरफ था। ये बात सुनकर आर्नोल्ड कहता है, तुम में अलायंस बनाने का टैलेंट है, और वो कौन था? एरिक, जेंड्रा, गोर्डन। पर वो तीनों का नाम जानने के बाद भी अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, पर मैं अपनी फैमिली के अंदर झगड़ा नहीं करना चाहता। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड उसे बताना शुरू करता है, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम थ्रोन के लिए फाइट में शामिल नहीं हुए तो तुम्हारा अंजाम सिर्फ मौत ही होगा। मेरे और माँ के साथ भी यही होगा। अब ये सुनकर लियोनार्ड उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे इसके बारे में पता है, पर माफ कर दो। उसकी माफी को सुनने के बाद आर्नोल्ड उसको बताने लगा था, माफी मांगना छोड़ दो और अपनी बात साफ साफ कहो। इसी वजह से लियोनार्ड सीरियस होने के साथ कहता है, मुझे थ्रोन के लिए फाइट करनी ही होगी। जो सुनकर आर्नोल्ड खुश होने के साथ कहने लगा, बिल्कुल मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम थ्रोन संभालोगे,
पर सबसे पहले एक आर्मी तैयार करो ताकि दुश्मन तुमको धमका ना सके। इस बात पर एग्री करते हुए लियोनार्ड उससे सवाल करता है, वैसे भाई तुम क्या करने जा रहे हो? जिस बात का जवाब देते हुए आर्नोल्ड उसको बताता है कि मैं साथियों की तलाश करूंगा, पर मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना। असल में सभी पावरफुल नोबल्स और मिनिस्टर्स पहले ही थ्री फैक्शन में से किसी न किसी का हिस्सा हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद लियोनार्ड कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है, पर मुझे लगता है कि तुम एम्परर बनने के लिए मेरे से भी ज्यादा सुटेबल हो। अब ये सुनकर आर्नोल्ड उसको समझाने लगता है, क्या सच में मैं वैसा इंसान लगता हूँ? पर मैं एक ब्यूटीफुल वाइफ के साथ आराम की जिंदगी जीना चाहता हूँ। यहाँ तक कि मैंने इसके लिए सब कुछ प्लान कर लिया है, इसी वजह से मुझे तुम्हें एम्परर बनाना ही होगा। फिर यहाँ से इनका ठोकर आर्नोल्ड के कमरे की तरफ आ गया था, जहाँ पर सेबेस्टियन उससे कह रहा होता है, आप मुझे ये क्यों नहीं बता देते कि आप एसएस क्लास के एडवेंचरर क्यों बने? उसके सवालों का जवाब देते हुए आर्नोल्ड बताने लगता है, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर एंशिएंट मैजिक के जुनून में अपना मेंटल बैलेंस खो बैठे थे, तब से रॉयल फैमिली में एंशिएंट मैजिक को फॉरबिडन माना जाता है और मैं उसी एंशिएंट मैजिक का इस्तेमाल करता हूँ। इसी वजह से लियोनार्ड के लिए यह प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जो एम्परर बनने की कोशिश कर रहा है, अगर लोगों को पता चल जाए कि उसका जुड़वा भाई भी ऐसी चीजों में शामिल है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद सेबेस्टियन कहता है, कहा जाता है कि सिल्वर एम्पायर का इतिहास का सबसे पावरफुल एडवेंचरर है, क्या ये प्रिंस लियोनार्ड के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता? इस बात पर आर्नोल्ड बताने लगा था, यह आखिरी रास्ता है और लोगों को यह सोचना है कि मैं अभी के लिए नाकाबिल प्रिंस हूँ और यह मेरे लिए कन्वीनियंट है। वैसे सेबास, क्या ड्यूक फैमिली में ऐसे भी लोग हैं जो थ्रोन के लिए हो रही फाइट में शामिल नहीं है? काफी लोगों का सवाल होगा कि इस बटलर का नाम सेबास है कि सेबेस्टियन? इसका सीधा साधा जवाब यह है कि सेबेस्टियन का शॉर्ट फॉर्म सेबास और आर्नोल्ड इसी निकनेम से उसे पुकारता है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद सेबेस्टियन उसको बताता है कि बस एक है, क्लाइनेट हाउसहोल्ड। अब इस नाम को सुनकर आर्नोल्ड हैरान होने के साथ कहता है, तुमने वाकई एक बहुत बड़े नाम का जिक्र किया है, ऐसे समय में उनके चुप रहने की जरूर कोई वजह होगी। जिसके जवाब देते हुए सेबेस्टियन बताता है, ऐसा लगता है कि कुछ परेशान करने वाले मॉन्स्टर्स उनके इलाके में घुस आए हैं और वह सॉल्यूशन के आसपास भी नहीं है। उसकी इस बात पर आर्नोल्ड बताता है कि क्या हम यह कहें कि लियोनार्ड ने सिल्वर से कहा कि वह उनसे डील करे ताकि वे हमारे कर्ज में आ जाए। इस बात पर सेबेस्टियन कह रहा था, अगर प्रिंस लियोनार्ड के पास एसएस क्लास के एडवेंचरर को डिप्लॉयड करने का रिसोर्सेज होता तो वह इसके प्रति अलर्ट हो जाते और इससे प्रिंस आर्नोल्ड और सिल्वर के बीच के रिश्ते का खुलासा हो सकता था। जो सुनने के बाद आर्नोल्ड बोलता कि तो उन्हें सावधान रहने दो, जब दुश्मन का पता चलेगा कि सिल्वर इसमें शामिल है तो उन्हें 2 बार सोचना होगा और इस वजह से सिल्वर की आइडेंटिफाई की कोई दिक्कत भी नहीं होगी, बस मुझे अलर्ट रहने की जरूरत है। जिसका जवाब देते हुए सेबेस्टियन कहता है, लेकिन प्लीज ध्यान रखें कि आपके पहचान बताने और उससे उजागर होने में जमीन आसमान का फर्क है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड बताता है कि मुझे यह पता है, पर ठीक है, मैं ड्यूक से मिलने जाऊंगा, लेकिन अब अपने भाई के लिए कुछ गुपचुप काम करने का समय आ गया है। जिसके बाद वो अपने सिल्वर फॉर्म में आ चुका था। अब इस नजारे को देखने के बाद सेबेस्टियन उसको बताता है कि प्लीज अपना ध्यान रखिए, ड्यूक क्लाइनेट की बेटी ब्लाउ मोवे है। अब ये सुनकर सिल्वर उससे कहता है कि वही जिसे उसके डैड ने एक ब्लू गुल हेयर पीस दिया था। पर सेबेस्टियन उसको समझाने लगता है, वह बेमिसाल खूबसूरती वाली यंग लड़की है, इसलिए प्लीज उसके अट्रैक्शन से खुद को अफेक्टेड मत होने देना। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद सिल्वर उससे कहता है कि सेबास, ये बात मुझे कुछ समय से परेशान कर रही है, क्या तुम हर समय मुझे लेक्चर ही देना चाहते हो? लेकिन सेबेस्टियन उसको बताता है कि यह तो मेरी ड्यूटी है। अब ये जानने के बाद आर्नोल्ड उससे कुछ भी नहीं कहता, फिर वो टेलीपोर्ट होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यहाँ से इनका टोकर ब्लाउ मोवे के कैसल की तरफ आ गया था और उसके कैसल के बाहर की तरफ एक बंदा सिल्वर से कह रहा था, क्या कहा तुम सिल्वर हो? मुझे हंसी मत दिलाओ, एडवेंचरर गिल्ड से मुझे इसके बारे में पहले ही पता चल जाता, पर अपनी शिकायतें बंद करो और घर चले जाओ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सिल्वर अपना गिल्ड कार्ड बाहर की तरफ निकालने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो बंदा उसको बताने लगता है, अरे तुम्हें अपना एडवेंचरर कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है और जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बिजी हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सिल्वर उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, मैं प्रिंस लियोनार्ड के आदेश पर यहाँ पर आया हूँ, लेकिन ड्यूक से कह दो उन्होंने मेरा और प्रिंस का अपमान किया है। इस पे वो बंदा उसको बताने लगा था, मैं उसे क्या बताऊंगा, पर यहाँ से दफा हो जाओ इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। इस बात की वजह से सिल्वर काफी ज्यादा इरिटेट हो गया था, पर अचानक से उसकी नजर खिड़की पर चली जाती है, जहाँ पर ब्लाउ मोवे उसे देख रही होती है। अब इतनी ब्यूटीफुल लड़की को देखने के बाद सिल्वर उसे कुछ भी नहीं कहता, पर वो वहाँ से जाते हुए कहा कि तो यह है ब्लाउ मोवे, वह सच में खूबसूरत है, लेकिन मेरे पास उसे घूरने का समय नहीं है। जिसके बाद वो टेलीपोर्टेशन सर्कल का इस्तेमाल करते हुए अपने कमरे की तरफ लौट आया था। अब ये देखने के बाद सेबेस्टियन कहता है कि आप काफी जल्दी लौट आए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्नोल्ड गुस्से के साथ कह रहा था, हम तुरंत क्लाइनेट डोमेन की ओर जा रहे हैं। अब ये सुनकर सेबेस्टियन उससे सवाल करता है, क्या आप अभी कुछ देर पहले वहाँ पर नहीं थे? इस पे आर्नोल्ड उसे बताने लगा था, पिछली बार सिल्वर था, इस बार प्रिंस आर्नोल्ड वहाँ पर होगा और ड्यूक के पास लियो से मिन्नतें करने के अलावा कोई और चारा नहीं होगा। इसी वजह से जल्दी करो और तैयार हो जाओ,
अगर हम तेजी से भी चले तो अभी घोड़े से 5 दिन लग जाएंगे। फिर हम इसके 5 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर आर्नोल्ड उनसे कह रहा था, ड्यूक क्लाइनेट, मैंने आपको काफी समय से नहीं देखा, आखिरी बार कब देखा था? जिस बात का जवाब देते हुए ड्यूक एल्मर वॉन क्लाइनेट बताना शुरू करते हैं, आपके 10th बर्थडे के बाद हम एक दूसरे से नहीं मिले हैं योर हाइनेस। वैसे योर हाइनेस, आप मेरे डोमेन में किस लिए आए हैं? ये बात सुनकर आर्नोल्ड कहता है कि मैं यहाँ पर बात करने आया हूँ, लियो ने ऐसा नहीं चाहा था, लेकिन हालात ऐसे ही हैं। अगर आप में जरा भी फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड है तो मैं आपसे लियो की मदद करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। आप ये सुनकर ड्यूक एल्मर वॉन उससे सवाल करते हैं, ग्रेटिट्यूड, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इस बात की वजह से आर्नोल्ड काफी इरिटेट होने के साथ बताता है कि अनजान बनने की कोशिश मत करो ड्यूक, बहुत से लोग तुम पर भरोसा करते हैं, इसलिए लियो ने तुम्हारी मदद की थी। अगर तुम उसका बदला इस तरह से चुका रहे हो तो इसका क्या मतलब है? अब आर्नोल्ड को इतना तड़कता भड़कता देखकर सेबेस्टियन उसको समझाने लगता है, योर हाइनेस, ऐसा लगता है कि ड्यूक को सच में पता नहीं है। लेकिन आर्नोल्ड अभी भी उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा था, ये काफी नहीं है, लियो ने तुम्हारे लिए एसएस क्लास का एडवेंचरर भेजा, और तब भी, और जब वह खुद थ्रोन के लिए फाइट में उलझा हुआ है, असल में इसलिए तो सिल्वर नहीं है काम करने के लिए हाँ कहा। ये बात सुनकर ड्यूक एल्मर वॉन काफी ज्यादा परेशान होने के साथ उससे पूछ रहे थे, क्या कहा? सिल्वर, तुम्हारा मतलब सिल्वर से है? जिस बात पर एग्री करते हुए आर्नोल्ड बताने लगता है, हाँ सही कहा, लियो को पता चला कि तुम्हें मॉन्स्टर से परेशानी हो रही है, इसलिए उसने सिल्वर से मदद मांगी, और मैंने सुना है कि वह टेलीपोर्टेशन का खोया हुआ मैजिक भी इस्तेमाल करता है, इसी वजह से ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ पर ना आया हो। पर ड्यूक एल्मर वॉन उससे सवाल करते हैं, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि सिल्वर यहाँ पर आया था? ये बात सुनकर आर्नोल्ड पहले से भी ज्यादा गुस्सा करने के साथ उसको बताता है, क्या तुम मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगाने की हिम्मत कर रहे हो? इस बात पर सेबेस्टियन कह रहा था, योर हाइनेस, ड्यूक के व्यवहार से ये साफ है कि वह झूठ नहीं बोल रहे हैं, शायद हमें उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ समय देना चाहिए। सेबेस्टियन की ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड उन्हें बताता है कि मैं सेबास की बात मानकर तुम्हें कुछ समय देता हूँ। जो सुनकर वो तुरंत इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चला जाता है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद आर्नोल्ड खुश होने के साथ कहा, वह काम कर गया, और हाँ, इसी घर के किसी बंदे ने मुझे भगा दिया था, इसी वजह से मैंने उस घाव को और ज्यादा गहरा कर दिया है। वैसे भी बहुत ज्यादा साफ सुथरे पानी में ज्यादा मछलियाँ नहीं रह सकती है, और पानी में थोड़ा गंदा करने वाले को किसी की जरूरत नहीं होती। इस पर सेबेस्टियन उसे बताने लगा था, और आप इसे अपनी ड्यूटी मानते हैं, पर फिर भी भुगतना तो आपको ही पड़ेगा। उसकी इस बात पर आर्नोल्ड बताता है कि कोई बात नहीं, लियो की रेपुटेशन को बेहतर बनाने की जरूरत है, और मेरी रेपुटेशन को चाहे कितना भी नुकसान पहुंचे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सुनने के बाद सेबेस्टियन बोलता है कि यही बात तो मुझे परेशान करती है, साथ ही आपकी माँ और प्रिंस लियोनार्ड को भी। फिर हम उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर ड्यूक एल्मर वॉन उस बंदे को उनके सामने झुकाते हुए माफी मांग रहे थे। साथ ही साथ वो उसको बताते भी हैं, लगता है कि सिल्वर 5 दिन पहले यहाँ पर आया था, लेकिन मेरे बेवकूफ बेटे ने उसे घर भेज दिया। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो बंदा अपनी सफाई पेश करते हुए कह रहा था, लेकिन डैड, भला कौन उम्मीद करेगा कि अचानक कोई एसएस क्लास का एडवेंचर आ जाएगा? वैसे क्या आप उसे बहरूपिया नहीं समझेंगे? लेकिन उसका फादर उसे चुप कराते हुए कह रहा था, शांत हो जाओ, क्या मैं तुम्हारे भरोसे गेट की रखवाली भी नहीं छोड़ सकता जब मैं यहाँ पर मौजूद ना हूँ? अब ये सुनकर उनका बेटा उन्हें बताता है कि लेकिन आपने तो मुझसे कहा था कि मेरा काम है कि जो कोई भी फ्रेंड से मिलने आएगा उसे वापस भेज दूं। इस बात का जवाब देते हुए उसके डैड बताते हैं कि मुझे याद नहीं है कि मैंने तुमसे कभी एसएस क्लास के एडवेंचर को वापस भेजने के लिए कहा हो, वैसे तुम उसका एडवेंचर कार्ड भी चेक कर सकते थे। अब वो बंदा इस पे क्या कहे, उसको खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। जबकि दूसरी तरफ आर्नोल्ड का कहना है, आपके बच्चों की कमियां आपकी अपनी हैं। अब ये सुनकर ड्यूक एल्मर वॉन बोल पड़े, मैं समझता हूँ, पर मुझे नहीं पता है कि मैं माफी कैसे मांगू। जिसके जवाब देते हुए आर्नोल्ड बताता है, माफी मांगना? आप माफी कैसे मांगेंगे? मुझे शक है कि सिल्वर अब हमारे साथ काम करेगा कि नहीं, और आप इस बात की भरपाई कैसे करने की सोच रहे हैं? ये बात सुनकर ड्यूक उसको बताते हैं कि खैर प्लीज इस बूढ़े आदमी का सिर एक्सेप्ट करें। उसकी इस बात पर आर्नोल्ड बताता है कि मुझे तुम्हारा सिर नहीं चाहिए और ना ही तुम्हारे बेटे का। इसी वजह से ड्यूक एल्मर वॉन उससे पूछ लेते हैं कि फिर आपको उसके बदले क्या चाहिए। जिस बात का जवाब देते हुए आर्नोल्ड बताने लगा, चलो देखते हैं कुछ ऐसा जो ड्यूक की फैमिली के साथ साथ मेरे लिए और लियो के लिए भी कीमती हो, और वह चीज होगी। और वो अपनी बात को पूरी कर भी पाते उससे पहले ही वहाँ पर ब्लाउ मोवियाते के साथ उसके सामने झुकते हुए कहने लगे, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए, और इसके बदले योर हाइनेस प्लीज मेरे डैड और मेरे भाई को माफ कर दीजिए। अपनी बेटी की ऐसी हरकतों को देखने के बाद ड्यूक एल्मर आर्नोल्ड को बताने लगते हैं, प्लीज उसे माफ कर दीजिए, मेरी बेटी ना अभी बच्ची है। जबकि दूसरी तरफ ब्लाउ मोवी, और इसका दूसरा नाम है फिन, अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रही थी, महाराज जब मास्टर सिल्वर यहाँ पर थे तब मैंने उन्हें देखा था, इसी वजह से अगर वह गुनहगार है तो मैं भी गुनहगार हूँ। अब वहाँ का माहौल इतनी बुरी तरह से बिगड़ता देखकर वो बंदा सामने की तरफ आते हुए कहा कि मेरी बहन बेगुनाह है और ये मेरी गलती है, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। यहाँ तक कि सेबेस्टियन भी आर्नोल्ड को समझाने लगा
था, योर हाइनेस, ड्यूक और उनकी फैमिली की हरकतों को देखते हुए मेरा सुझाव है कि आपको उनका गुस्सा शांत कराना होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड उसे बताने लगा था, लेकिन अगर हम उसे होने देते हैं तो आगे चलकर हम अपना डोमिनेंस नहीं जता पाएंगे। इस पे सेबेस्टियन बोला कि हमें इस घटना को बस समझदारी से संभालना है। और बात रही सिल्वर की, वह एक वफादार इंसान है और जो उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। तभी आर्नोल्ड कहने लगा, इससे ये बात नहीं बदलेगी कि क्लाइनेट फैमिली ने हमारी बेइज्जती की थी। इस बात पर सेबेस्टियन उसको बताने लगा था, शायद हम बाद में प्रिंस लियोनार्ड के साथ इस पर बात कर सकते हैं। पर आर्नोल्ड को पहले से ही पता था कि लियो सबको माफ कर देता है। जो सब जानने के बाद सेबेस्टियन का कहना है, इसी वजह से वह इतने सारे लोगों को अपनी ओर खींच लेता है और लोग प्रिंस लियोनार्ड के पास ही जमा होते हैं। पर उनके बड़े भाई होने के नाते उसकी इन्फॉर्मेशन के बिना ड्यूक के साथ अपने रिश्ते खराब करना आपके स्टेटस को नुकसान पहुंचा सकता है। सेबेस्टियन की पूरी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड अपना डिसीजन उन्हें बताता है, बहुत अच्छा, ड्यूक सिल्वर को ढूंढने के लिए किसी को काम पर लगा और मैं उससे बात करूंगा। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर आर्नोल्ड सिल्वर से कह रहा था, मुझे ये देखकर हैरानी हो रही है कि तुम अभी भी ड्यूक क्लाइनेट के डोमेन में ही थे। और हाँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आर्नोल्ड ने अपनी इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ सिल्वर को क्रिएट कर दिया है। दूसरी तरफ सिल्वर उनसे कहने लगा था, मुझे लगा था कि शायद किसी को यहाँ भेजा जाएगा, पर तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे हैरानी हो रही है। फिर अब यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर फिन उसको ग्रीट करते हुए कह रहे थे, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई और मैं फिन वॉन क्लाइनेट हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद सिल्वर कहता है कि तुमको देखने का यह मेरा पहला मौका नहीं है, 5 दिन पहले हमारी नजरें मिली थी। उसकी बातों को अच्छे से समझने के बाद फिन उसको बताती है कि मैं अपनी फैमिली की बदतमीजी के लिए दिल से माफी मांगती हूँ। जो सब जानने के बाद सिल्वर उसको बताता है कि माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, पर मैंने सुना था कि तुम लोग एक नेक फैमिली हो जो अपने लोगों का ख्याल रखती है, लेकिन लगता है कि लोगों की बातें बस बातें ही होती हैं। किसी एडवेंचर का ऐसी जगह पर पहुंच जाना कोई अजीब बात नहीं है जहाँ मॉन्स्टर्स का खतरा हो। अगर आप सच में अपने लोगों की परवाह करती हैं, तो आपको किसी भी एडवेंचर का स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपके भाई ने मुझे वापस इसलिए भेज दिया क्योंकि ड्यूक ऐसी विजिट के लिए तैयार नहीं थे। ये बात सुनकर फिन अपना सिर उसके सामने झुकाते हुए कहती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम यानी क्लाइनेट फैमिली ही गलत है। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड सामने की तरफ आते हुए बताता है, सिल्वर, क्या तुम्हारा इस रिक्वेस्ट को फिर से लेने का कोई इरादा है? उसकी इस बात पर सिल्वर बताता कि वरना मैं यहाँ पर नहीं होता। वैसे क्या तुम ड्यूक की फैमिली को अपनी तरफ करने में कामयाब रहे? अब ये सुनकर आर्नोल्ड कंफ्यूज होने के साथ कहता है कि मुझे तो याद नहीं है कि मैंने कुछ इस तरह का वादा भी किया था। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद सिल्वर कहता है कि सचमुच तुम एक बेजान प्रिंस हो और तुम अपने भाई से बिल्कुल ही अलग हो। अब ये सुनकर आर्नोल्ड सब कुछ समझ आता है, इसी वजह से वो उसे समझाता है कि मुझे उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा, मैं आपको इसका भरोसा दिलाता हूँ। जो सुनकर सिल्वर कहता है, बेहतर होगा कि तुमको उसका पूरा और बिना किसी शर्त के सपोर्ट मिले, इसके बाद ही मैं ये काम पूरा करूंगा, पर हो सकता है कि तुमको उससे ये शपथ लिखवानी पड़े ताकि वह तुमको धोखा ना दे। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद फिर बताती है कि मेरे डैड ऐसा नहीं करेंगे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर आर्नोल्ड उसको बता रहा था, सिल्वर, अगर हम वादा नहीं करते हैं तो क्या तुम हमारी मदद नहीं करोगी? और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मॉन्स्टर्स को खत्म करने का काम करो। ये बात सुनकर सिल्वर कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं एक बेजान प्रिंस पर भरोसा करूँ? और क्या तुम्हें पता है कि तुम कितनी मुश्किल बात कह रहे हो? अब ये सुनकर आर्नोल्ड उसके सामने झुकते हुए कहने लगा, बेशक, फिर भी मैं आपसे विनती करता हूँ। अब ये देखकर फिन के तो सिर उड़ चुके थे, जबकि दूसरी तरफ सिल्वर का कहना है, जिस तेजी से तुम अपना सिर झुकाते हो उसे देखकर लगता है कि तुम में एक रॉयल पर्सन वाला प्राइड बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनने के बाद आर्नोल्ड बोलता कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं हूँ, लेकिन प्लीज उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर दो। जिस बात का जवाब देते हुए सिल्वर बताता है कि ठीक है, एक एडवेंचरर के तौर पर मैं मॉन्स्टर्स को ज्यादा देर तक खुलेआम घूमने नहीं दे सकता और मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लेडी फिन, हम ड्यूक फैमिली पर भरोसा कर रहे हैं, इसलिए याद रखिए अगर ऐसा ना होता तो मैं मदद नहीं करता। जो सुनने के बाद फिन काफी ज्यादा खुश होने के साथ उसका शुक्रिया अदा करने के साथ कहती है, मैं वादा करती हूँ कि हम आपकी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर फिन एक करवा पर चढ़ चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन उससे कह रहा होता है, इल्यूजन मैजिक से सिल्वर की नकली इमेज बनाना यह सचमुच एक बनावटी नाटक था। उसकी इस बात पर आर्नोल्ड उसको बताता कि हालांकि फिर भी सब ठीक हो गया और उसे पूरा यकीन है कि वही असली चीज थी। इसी के साथ वहाँ से वो करवा निकल पड़ा। करवा के अंदर की तरफ फिन आर्नोल्ड का शुक्रिया अदा करते हुए कह रहे थे, आपने जो भी कुछ किया उसके लिए शुक्रिया। अब ये सुनकर आर्नोल्ड उससे सवाल करता है कि तुम मुझसे शुक्रिया क्यों कर रही हो? जिस बात का जवाब देते हुए फिन उसको बताना शुरू करती है, तुमने हमारे लोगों की भलाई के लिए अपना सिर झुकाया, जिसकी वजह से बेशक मैं तुम्हारी आभारी हूँ। साथ ही साथ मैंने तुमको गलत समझा योर हाइनेस, और मुझे लगा था कि तुम शायद एक डरावने इंसान होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम वैसे नहीं हो। इस पे आर्नोल्ड उसे बताने लगा था, नहीं, ये गलत
गलतफहमी है, मैंने अपना सिर अपनी भलाई के लिए झुकाया था। जो सुनने के बाद फिन बोल पड़ी, हाँ यह एक गलतफहमी है, लेकिन जहाँ तक मुझसे गलती हो रही है उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड की आंखें चमक पड़ी थी, यहाँ तक कि उसको वो पल याद आने लगा था जहाँ पर उसने अपने भाई और मोम के साथ काफी अच्छा समय बिताया होता है। ये सब याद करने के बाद अब वो अपनी नजरें उससे नहीं मिला पा रहा था। तभी यहाँ से निकट होकर उन मोस्टर्स की तरफ आ जाता है और वहीं की एक चट्टान की तरफ सेबेस्टियन उससे सवाल करता है कि आप कुछ समय पहले कुछ सोच रहे थे। जो सुनकर आर्नोल्ड का कहना है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जिस पर सेबेस्टियन बताता है, शायद ये वही मेटियोर शावर है जिसे आपने बचपन में अपनी माँ और भाई के साथ देखा था। इसी वजह से लेडी फिन की मुस्कान ने उसी पल जैसी खुशी और हैरानी की फीलिंग को फिर से जगा दिया। अब अपनी पोल पट्टी खुलता देखकर सिल्वर उसको समझाता है, अपनी बकवास बंद करो। जो सुनकर सेबेस्टियन उससे माफी मांगने के साथ मुद्दे की बात करते हुए कहता है, यहाँ 2 A क्लास और 4 B क्लास एडवेंचर की टीम तैनात की गई थी, लेकिन इससे कोई भी समाधान नहीं निकला। उसकी इस बात पर सिल्वर बताता कि हर एक स्लाइम अपने आप में कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन मदर स्लाइम और स्लाइम बनाती रहती है। जब तक हम उस सोर्स को खत्म नहीं कर देते वे आते ही रहेंगे। तभी यहाँ से निकट होकर उन एडवेंचरर की तरफ आ गया था जहाँ पर वो लोग स्लाइम को निपटाने का काम कर रहे थे, जिसके बाद वहाँ पर सिल्वर भी आ गया था। अब सिल्वर को अपने सामने देखने के बाद उस पार्टी का लीडर बताना शुरू करता है, हमारे सामने तो SS क्लास का एडवेंचरर भी आ गया और मैं एबल हूँ, साथ ही मैं इस पार्टी का लीडर भी हूँ और मैं A क्लास का हूँ। हालांकि आपके नजर में तो मैं बस बच्चा ही हूँ। और हाँ, ड्यूक ने हमें तुम्हारे बारे में बताया था, लेकिन अगर हम बस सीधे लाकर पीछे हट जाते तो हम अच्छे एडवेंचरर नहीं कहलाते। तुम इसको समझ ही रहे हो है ना? जिस पर सिल्वर पूरी तरह से एग्री था। अब ये सुनने के बाद एबल उसको बताता है कि तो फिर क्यों, तुम जैसे एडवेंचरर के पास तो कभी भी रिक्वेस्ट की कमी नहीं होगी। उसकी इस बात पर सिल्वर बताता कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो और मैं तुम्हारी बात से सहमत भी हूँ, लेकिन क्या तुम इस हालात से निपट सकते हो? उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद एक लड़की सामने की तरफ आते हुए कह रही थी, मदर स्लाइम बहुत बड़ी हो गई है, इसी वजह से हम उसे मार नहीं पाए और पीछे हट गए। साथ ही साथ हमारे पास सफिशिएंट फायर पावर भी नहीं है। जो सुनने के बाद सिल्वर बोलता कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इस काम से दूर रहूं तो ठीक है, लेकिन मुझे गिल्ड को रिपोर्ट करना होगा और एक इमरजेंसी क्वेस्ट जारी करने के लिए कहना होगा। फिर मैं उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करूंगा और यहाँ पर दोबारा आ जाऊंगा। अगर तुमको लगता है कि तुम उस बीच उसे खत्म कर सकते हो तो मैं तुमको रोकूंगा नहीं, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझे मदर स्लाइम से निपटने दो। एक एडवेंचरर के तौर पर मैं और ज्यादा नुकसान होने नहीं दे सकता। जो सब जानने के बाद एबल कह रहा था, ये हमारी एबिलिटी से बाहर है, तो तुम जैसा चाहो वैसा करो और मेरी टीम मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ। दूसरी तरफ सिल्वर का कहना है, तुम्हारे ऑफेंसिव एफर्ट की वजह से और ज्यादा नुकसान नहीं फैला, बहुत बढ़िया, गिल्ड को तुम्हारा एहसानमंद होना चाहिए। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद एबल थोड़ा सा भावुक होने के साथ कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब कोई SS क्लास एडवेंचरर हमारी तारीफ करेगा। इस पे सिल्वर उसे बताने लगा था, उम्मीद है कि तुम इसे ताना नहीं समझोगी और मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, साथ ही मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। अगर तुमको किसी भी चीज की जरूरत हो तो कैपिटल वाली ब्रांच में आ जाना, मैं जो भी कुछ कर सकता हूँ जरूर करूंगा। जो सब बताने के बाद वो अपने एंशिएंट मैजिक की इंचार्टिंग शुरू करते हुए कह रहा था, मैं स्वर्ग की इच्छा का दूत हूँ, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों से जुड़ा हुआ हूँ। आओ फैसले की घड़ी, बुरे लोग कापी और बेगुनाह खुश हो। मेरे शब्द ईश्वर के शब्द है, मेरा प्रहार ईश्वर का प्रहार है। मेरी उंगलियों के पैरों पर वह लपटे जो स्वर्ग को भी झुलसा सकती है। एग्जीक्यूशन प्रोमिनेंस। जिसके बाद एक फायर बिन सामने की तरफ काफी तेजी से जाने लगी थी। अब इस नजारे को देखने के बाद वहाँ के लोग एकदम हैरान हो चुके थे। जिसके बाद वो मदर स्लाइम के साथ साथ उसकी पूरी की पूरी टोली खत्म करने के साथ कहता है, मदर स्लाइम समेत सभी स्लाइम खत्म कर दिए गए हैं। वैसे क्या मैं तुमसे रिपोर्ट तैयार करने के लिए कह सकता हूँ? अब इस खौफनाक नजारे को देखने के बाद एबल के तो होश ही उड़ चुके थे। साथ ही वो उससे कहता है, तुमको अब जाना चाहिए, तुमने ड्यूक के इलाके को बचाया है और तुम एक हीरो हो। उसकी इस बात पर सिल्वर उसको बताता कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे हीरो में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और ये सब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। जो सब बताने के बाद वो अपने टेलीपोर्टेशन सर्कल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यहाँ से निकट होकर एक कमरे की तरफ आ गया था जहाँ पर सिल्वर आते के साथ अपना मार्क्स निकालते हुए कहता है, चलो ये काम तो निपट गया। पर हम वहाँ पर फिन को भी देख पाते हैं और वो इस नजारे को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी और उससे भी ज्यादा हमारा आर्नोल्ड हैरान होता है। और अब आगे क्या होने वाला है वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में मालूम पड़ेगा। साथ ही साथ इसी इंटेंस सिचुएशन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।